गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाने जा रही हैं। इस चैप्टर की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को समझना ये ज़रूरी होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। हम आपको ये समझाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे इसके आपको। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये जो इस पे क्वेश्चन बनेंगे उनको कितने तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके कौन कौन से मेथड हैं। एक एक मेथड को बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे, जो आप उसको अच्छे से समझ जाएं और क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, ऐसी समीकरण होगी जिसमें आपके दो चर होंगे। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप देखिए यहां पर आपके दो चर हैं, एक x है और एक y है। ये आपके दो चर हो गए, और जो दो चर हैं उनकी जो घात है वो भी एक होगी, उनकी जो पावर है वो भी एक होगी। तो ऐसी समीकरण आपकी रैखिक समीकरण कहलाती है। कितने चर वाली? दो चर वाली। तो ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो और जो चर राशि है उनकी घात एक हो, उनसे जो मिलकर समीकरण बनती है उसी को हम कहते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं आपके सामने और लिखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, आपने लिख दिया 7। अब आप देखिए यहां पर एक चीज देखें, x की घात एक, y की घात एक, जिसके ऊपर कुछ नजर नहीं आता है उसकी घात कहला रही है एक। y की घात भी क्या हो गई? एक हो गई। तो जिसके ऊपर कोई घात नजर नहीं आ रही है, कोई पावर नजर नहीं आ रही है, तो उसकी कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। तो x और y की पावर कितनी हो गई? एक हो गई। तो ये आपकी कौन सी हो गए? दो चर हो गए। घात कितनी है इनकी? एक है। तो ये कैसी हो गई? दो चर की रैखिक समीकरण कहलाएगी। अब बात बच्चों इसकी भी कर लेते हैं, ए और बी की। ए क्या कहलाता है? एक्स का गुणा। बी क्या कहलाता है? वाई का गुणा। और सी क्या है? अचर पद। ए बी सी ये सभी आपके क्या है? अचर पद हैं। लेकिन एक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया एक्स का गुणा, और ये वाई के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया वाई का गुणा। मतलब एक्स के साथ चिपका हुआ है तो एक्स का गुणा, वाई के साथ चिपका हुआ है तो वाई का गुणा। आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर एक्स का गुणांक कितना हो गया? 3, क्योंकि ये एक्स के साथ चिपका हुआ है। यहाँ पर वाई का गुणांक कितना हो गया? 4, क्योंकि ये वाई के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। तो ये आपका वाई का गुणांक कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी इसके सामान्य रूप क्या हो जाता है। आपकी इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या हो जाता है। अभी मैंने युग्म की बात नहीं करी है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो जोड़े के रूप में होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। चलिए मैं आपके सामने दिखाता हूं तो आप ज्यादा समझेंगे। सामान्य रूप इसका क्या होता है? सामान्य रूप का मतलब क्या हो जाएगा? हम हमेशा इसी से ही तुलना करें। सामान्य रूप जैसे मैंने लिखा a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा लिखा a2x b2y c2 बराबर 0। आपके क्या हो गए? ये दो आपकी कैसी हैं? रैखिक समीकरण है। कितने चर वाली? दो चर वाली, क्योंकि x और y दो चर हो गए, दोनों की घात कितनी है? एक है। यहां पर भी देखिए x और y दो चर हो गए, दोनों की घात कितनी है? एक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक रेखा ये आ गई, एक रेखा ये आ गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक जोड़ा बन गया। तो यही आपके कहलाती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। अब बेटा हम इन्हीं से सवालों में, क्वेश्चन में, प्रश्न में हमेशा क्या करेंगे? इन्हीं से हम तुलना करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। जैसे समझ लें आपके सामने कोई समीकरण ऐसे दे रखी है, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर आपको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो आपको तुलना करना है। तो बेटा ये क्या है? ये भी x का गुणांक है और ये भी क्या है? x का गुणांक है। आपने तुलना कर ली तो a1 बराबर कितना हो गया? आपका 3 हो गया। यहाँ y का गुणांक कितना है? b1 है, और यहाँ y का कितना? 4 है। तो b1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ अचर पद कितना है? c1 है, और यहाँ पर कितना है बेटा? 5 है। ऐसी अगर अगली रेखा आपको दे रखी है तो आप इससे तुलना कर लेंगे। जैसे देख लीजिए आपको दे रखा है
7x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अगर ऐसे दे रखा है तो बच्चों बताओ a2 बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट। a2 बराबर क्या हो जाएगा, 7। भाई x का गुणांक a, y का गुणांक b, अचर पद c। अगर दो रेखाएं हो गई, पहले को a1 b1 c1 से कर देंगे, दूसरे को हम क्या कर देंगे, a2 b2 c2 से कर देंगे। तो बेटा a2 कितना हो गया 7, b2 कितना हो गया 2 और c2 कितना हो गया 3। तो a2 हो गया हमारा 7, b2 हो गया हमारा 2 और C2 हो गया हमारा 3। बस यही हमें क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण को पहचान लेना है और पहचानने के बाद हमें तुलना करना आना चाहिए। उसके बाद की बात हम इसके आगे करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, ये बच्चों ने हमारे पहचान लिया कि रैखिक समीकरण कैसी होती हैं। अब उसके बाद आ जाता है रैखिक समीकरण तो हमने पहचान ली, अब उन रैखिक समीकरणों को हल कैसे करा जाएगा। तो हल करने के दो मेथड, एक मेथड क्या है, ग्राफीय मेथड है, मतलब ग्राफीय विधि हो गई, और दूसरा जो है बीजगणितीय विधि है। अभी बीजगणितीय विधि की बात बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं ग्राफीय विधि की बात करते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्राफीय विधि आपके कैसे क्वेश्चन होते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये ग्राफ आपके सामने बने हैं। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ किसी को। देखिए, अब ये ग्राफीय विधि से आपकी क्या होगा, एक रेखा आपकी ये है रैखिक समीकरण है और दूसरी आपकी ये रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण ये है और दूसरी रैखिक समीकरण ये है। अगर दो रैखिक समीकरण किसी एक बिंदु पर मिल जाए, ये मिल गई, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, एक बिंदु पर मिलेंगी तो वो आपकी रेखाएं कौन सी कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अगर एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो आपकी कौन सी कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और अगर क्या हो जाता है, एक रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा ऐसी आ जाए, एक आई और दूसरी ऐसी आ जाए, तो वो आपकी कौन सी कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक है उसी के ऊपर दोबारा आ जाए तो संपाती। अच्छा बताओ बच्चों, ये कितनी जगह से इसको टच कर रही है, आप देखें कि अनगिनत जगह से, इधर इधर हर जगह से टच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके कितने हल हो जाएंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। इसके कितने हल हो जाएंगे, कितनी जगह से टच कर रही है, बोलो बोलो, एक जगह से कर रही है, एक जगह मिल रही है। तो इसका मतलब इसके कितने हल हो जाएंगे, इसका एक हल होगा। तो बात समझ में बच्चों के ये आ गई कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल आते हैं, एक हल आता है, और संपाती रेखाओं के कितने आते हैं, अनेक हल आते हैं। अब आइए तीसरी बात कर लेते हैं कि समांतर रेखाएं क्या हो जाती हैं, जब दो रेखाएं ऐसे इस तरीके से, मतलब ये कहीं पर भी ना मिले, चलती चली जाएं कहीं पर भी ना मिले, तो वो कौन सी कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी होती है, तो उनमें गैप बराबर होता है और ऐसी चलती चली जाती हैं। क्या वो ट्रेन की लाइन कभी मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। और जब ये मिल ही नहीं रही है तो इनके हल कितने होंगे। तो बच्चे कहते हैं कि जब मिल ही नहीं रही है तो हल किस बात को, हल तो तब है जब मिल जाए, और जब मिल ही नहीं रही है तो आप क्या कह दोगे, इनका कोई हल नहीं होगा। बात आगे समझ में। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, किसी एक जगह मिल जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या है, बहुत जगह मिलती चली जाए, मतलब एक के ऊपर एक रेखा है, बहुत जगह मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कितने हल आएंगे, अनेक हल आएंगे। और समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, वो मिलेंगी नहीं, कितनी दूर तक चली जाए वो समांतर हो जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, कभी नहीं मिलती है, तो वो आपकी कैसे कहलाएगी, समांतर रेखाएं हो गई। और उनके हल कितने हो जाएंगे, उनका कोई हल नहीं होगा। जब मिले ही नहीं तो हल किस बात का होगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इसको फटाफट आप बना लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताने जाता हूं। तो बच्चों आप ये समझ चुके हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हो जाएंगी वो एक बिंदु पर मिलेंगी, संपाती इस तरीके से है, बहुत ज्यादा बिंदु पर मिल रही है, और समांतर क्या हो गई, इस तरीके से है कि ये कभी नहीं मिलेंगी। अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आपको मैंने पीछे भी लिखा था, फिर आप समझ ले कि आपके इसकी जो सामान्य रूप होता है रैखिक समीकरण का, वो ये है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। यह है इसका सामान्य रूप। ठीक है, अब सामान्य रूप तो आपके सामने आ गया। अब x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1, ऐसी a2 b2 c2। अब ये दो रैखिक समीकरण हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, मतलब इस रेखा का
x का गुणांक और दूसरी रेखा जो है उसका भी x का गुणांक, इनका अनुपात, और इस रेखा में y का गुणांक और दूसरी रेखा में भी y का गुणांक, मतलब b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? वो रेखाएं कहलाएंगी आपकी कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। फिर समझ दो बच्चों, मैंने क्या बताया? पहली रेखा और दूसरी रेखा में x के गुणांकों का अनुपात, x का गुणांक a1, x का गुणांक a2, a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर नहीं आ रहा है तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं आपकी कहलाएंगी। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, प्यारे बच्चों, आप जानते हो तो वो कितने पॉइंट पर या कितने बिंदु पर या कहां पर मिलती हैं? सिर्फ बच्चों को पता है कि एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही जगह पर मिलती है। तो उसके हल कितने कहलाएंगे? केवल एक हल कहलाएगा। अगली बात समझ लेते हैं। अगर x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात अगर समान आता है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये बराबर आ जाता है तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? आपकी संपाती कहलाएंगे। जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आप ये देखेंगे तो वो कैसे कहलाएंगी? संपाती। ये बच्चों को पता है संपाती का मतलब क्या होगा? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। इसके कितने हल होते थे? अनेक हल होते थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके कैसे आ जाएंगे? अनेक हल आ जाएंगे। अब आइए आखिरी बार समानता के लिए, a1/a2 मतलब x का गुणांक, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर ना हो तो वो कैसी कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और बच्चों मुझे बता दो, क्या समांतर रेखाएं कहीं पर मिलती हैं जाके? नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा? उसका कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो कैसी कहलाएंगी? कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर तीनों बराबर हैं तो वो कैसी कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। और कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल होंगे। अगर आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा उसके, वो कैसी कहलाएंगी? समांतर कहलाएंगी। और बच्चे हमारे जानते हैं जब समांतर होती हैं तो वो कभी भी नहीं मिलती हैं, और जब नहीं मिलती हैं तो उसका कोई भी हल नहीं आएगा। अब आइए आखिरी बात के ऊपर आते हैं। जब बेटा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, संगत और असंगत क्या होता है? संगत और असंगत भी बता दूं। संगत का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कम से कम रेखाओं के जो रैखिक समीकरण है उनका कम से कम एक हल आना जरूरी है। कम से कम अगर एक हल निकल के आ रहा है तो वो संगत कहलाते हैं, और कोई भी हल नहीं आ रहा है तो वो असंगत है। अब बच्चों आप भी मुझे बता सकते हो कहां पर कोई हल नहीं है? जब रेखाएं समांतर है। इसका मतलब अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। क्या बताया मैंने? अगर समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो कैसी कहलाएंगी? तो वो कहलाएंगी आपकी असंगत। और यहां पर क्या है भाई? एक हल है ना, कम से कम एक हल चाहिए मुझे। अगर एक हल है तो उसे हम क्या कहते हैं? संगत। कम से कम एक। और यहां तो बेटा क्या है? अनेक हल है। तो अनेक हल है तो ये भी कैसा हो जाएगा? संगत। तो कहने का मतलब मेरा आ जाता है, अगर कम से कम मुझे एक हल, एक एक सॉल्यूशन मिल जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं? संगत कहलाते हैं। तो प्रतिच्छेद में, प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या हो जाता है? एक हल निकल के आता है तो वो कैसा हो गया? संगत। और संपाती में क्या हो जाता है? बहुत हल निकल के आते हैं तो वो भी कैसा हो गया? संगत। और आपका समांतर में क्या हो जाता है? बच्चों कोई भी हल नहीं आता है। क्यों भैया? ट्रेन की पटरी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें आप देखते हैं क्या होता है? वो कभी नहीं मिलती हैं और कोई हल ही नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं है तो वो कैसा हो गया? असंगत। याद रखना बातों को, और आप क्वेश्चन 2 मिनट में कर देंगे। तो जैसे आपके सामने ये रखा है x-2y। देखो x का गुणांक कितना है? 1 है। मैं आप देखो आराम से देखो, बहुत ध्यान से। x का गुणांक 1, y है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 3, 1/3 हो गया। आइए y का गुणांक -2, यहाँ y का गुणांक कितना है? 4 है। ठीक है। अब देखो ये 1/3 हो गया, ये -2/4 हो गया, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तब भी कितना आया? -1/2 आ गया। और ये 1/3 है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं बराबर है। तो जब इनका क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो इसका मतलब ये कैसी कहलाएगी कंडीशन? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कितने हल है? एक हल है। और जब एक हल है तो ये क्या है? संगत है। सब बात मिल गई? तो बच्चों अब इन बातों को मैं एक ही बात में निपटा के खत्म करता हूं। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसी कहलाएंगी? कैसी कहलाएंगी? आपकी रेखाएं कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कितने हल होंगे? एक हल होगा। कैसी होंगी? संगत कहना।
ठीक है। अब आइए, अगर आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा तो कैसी हो जाएंगी रेखाएं आपकी, कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। हल कितने होंगे, अनेक होंगे। और जब अनेक हल हो गए तो कैसा हो गया, संगत। संगत के लिए तो शर्त एक ही है, कम से कम एक हल होना चाहिए, यहाँ तो अनेक हो गए। आइए इधर आइए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। जब c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा तो वो कैसे कहलाएंगे, समांतर। और जब समांतर हो जाएंगे तो हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है। और जब हल ही नहीं है तो वो कैसे कहलाएगा, असंगत। समझ में आ गया। तो बच्चों ये चार्ट आप बड़े आराम से बना लीजिए, फिर हम इसके ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसके ऊपर आपको एक दो हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। तो चलो बच्चों देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप तुलना करेंगे। तुलना करते मैंने अभी बताया, देखो आपको सामान्य रूप क्या हो जाता है इसका, ये आपके सामने था, k1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समान हो। अब आप तुलना कर रहे हैं तो बच्चों बड़े आराम से कूल माइंड होकर आराम से कर रहे हैं। x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद c। x का गुणांक a, y का गुणांक b, अचर पद c। अब जब दो रेखाएं हो गए a1 b1 c1, a2 b2 c2, बस हो गई बात खत्म। तो बच्चों a1 कितना हो जाता है, a1 हुआ 3, a1 हुआ 3, ठीक है। आइए अब आप देखिए b1 आपका कितना हो गया, b1 कितना हो गया, -7, -7 और c1 आपका कितना हो गया, -5, ठीक है। अब आइए a2 के लिए आते। a2 कितना है, x का गुणांक कितना है, 1, तो x का गुणांक 1 हो गया। b2 कितना है, y का गुणांक -1, याद रखिएगा चिन्ह सही बोलना है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है, -1। और आपका c2 कितना हो गया, c2 बच्चों कितना हो गया, 1। बस सबसे पहले आपने क्या करी कि तुलना कर दी। अब तुलना करने के बाद अब आप देख रहे हैं अनुपात। तो देखो बच्चों a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 तो कितना, 3 अपॉन 1, ठीक है। अब देखो b1 अपॉन b2 चेक करो कितना है, -7 बटे -1, माइनस से माइनस काट दिया। अब a1 अपॉन a2 तो आ रहा है 3 बटे, b1 अपॉन b2 आ रहा है 7 बटे। इसका मतलब ही क्या होगा, ये तो दोनों बराबर है ही नहीं। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कितने हल आएंगे, एक हल आएगा। कैसे होंगे ये, संगत होगा या असंगत, तो कैसा हो गया आपका, संगत। आगे बात समझ में। तो आपका क्या हो गया, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर जब ऐसा नहीं है तो आपका कैसा होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो कितने कितने बिंदु पर मिलती हैं, सिर्फ एक जगह पर मिलती है। तो कितने हल हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन आप इसको भी देख लें और फिर आपको अच्छे से आ जाए। चलो बेटा करते, a1 4, b1 3, c1 -7। चलिए आगे बढ़ते हैं, a2 12, b2 9, c2 -21। ध्यान रखिएगा बच्चों, चिन्ह मत छोड़ के जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा मसला नहीं तो। अब a1 अपॉन a2, a1 4, a2 12, ठीक है। 4 ही कम 4, 4 तियां 12, 1/3 आ गया, ठीक। चलिए b1 अपॉन b2, b1 3/9, 3 ही कम 3, 3 तियां 9, 1/3, ठीक है। अरे क्यों एक लिख दिया भाई, ये कितना हो गया आपका, 1/3 हो गया आपका। चलिए इधर को शायद पूरी दिक्कत आती है, ऐसे लिख लेते हैं तो कम, ये हो गया आपका 1/3। चलिए आगे देखते हैं, c1 अपॉन c2। c1 कितना है आपका, -7 और c2 कितना है, -21। माइनस से माइनस कट गया, 7 ही कम 7, 7 तियां 21। तो बच्चों जरा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, आप पूरा बता देंगे। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/3, c1 अपॉन c2 1/3,
तो इसका मतलब क्या है, तीनों बराबर आ रहे हैं। क्या आया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं बच्चों, संपाती। क्या कहलाते हैं, संपाती। और जब संपाती हो जाते हैं तो कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, बहुत से हल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों, हमने इस वीडियो में आपको दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको बताया, आपको समीकरण को पहचानना भी बताया। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। एक ग्राफीय विधि थी, दूसरी हमारी बीजगणितीय विधि थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। ग्राफीय विधि के ऊपर हमने आपको क्वेश्चन भी बताया कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, ये सब चीजें हमने आपको बता दी, एग्जाम तक भी हमने आपको दे दिया। अगली वीडियो में हम बेटा एनसीईआरटी की जो ग्राफीय विधि के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बनाई गई है, 3.1 एक्सरसाइज हम उसे कवर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।